नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हैरत अंगेज़ खबरों के साथ हाजिर हैं शोबिज़ की, लेकिन उसमें एक पाकिस्तानी खबर भी शामिल है। वो हम नासिर अदीब साहब के हवाले से बात करेंगे। एक महीना पहले हमने आपको बताया था कि हम 21-22 जनवरी को बात कर रहे होंगे कि उनका चैनल आज कहाँ खड़ा हुआ है। इस पर भी बात करेंगे। सैफ अली खान साहब के हवाले से हम बात नहीं कर सके थे। उनके ऊपर जो हमला हुआ, बहुत क्या असराइयाँ हुई कि पता नहीं क्या क्या रीज़न थी, पीछे करीना है, फलाना है, बड़ा बेटा है, तो ये वो, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ जनाब 13 सालों में 9 फ्लॉप फिल्में देने वाला कौन सा एक्टर है, और किंग खान ने कौन सी फिल्म सलमान खान से छीनी थी, और मेला फिल्म की फर्स्ट चॉइस ट्विंकल खन्ना की बजाय कौन था, इस पे इन तमाम पे बात करेंगे। शुरू करते हैं हम जनाब पाकिस्तान से ही। नासिर अदीब साहब के हवाले से बात करते हैं, बाद में सैफ अली खान पे आते हैं। हमने आपको बताया था नासिर अदीब साहब ने गुज़िश्ता मंथ 2-3-4 ऐसे इंटरव्यूज़ दिए जिसके हवाले से काफ़ी सारी बात हुई। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि पॉपकास्ट होता क्या है। ये पॉडकास्ट तो सुना था, पॉडकास्ट होता है, ये सुनो पॉपकास्ट क्या है। क्योंकि ये अमेरिका के अंदर सिर्फ एक ऐसा चैनल पाया जाता है जो कि खुद पॉप स्टार है। इस वजह से उसने उस निस्बत के साथ नाम रखा हुआ पॉपकास्ट। यहाँ मुझे खैर ये मैं लाइटर साइड पे बात कर रहा हूँ। लेकिन नासिर अदीब साहब ने नीली साहिबा के हवाले से, बाबरा, रेशम, साइमा, नादरा, इनके हवाले से बातें की। और उस टाइम टॉक ऑफ द टाउन बना, हर तरफ उनके ऊपर तनकीद भी हुई, बस बड़ी क्रिएट हुई। तो उस टाइम हमने बात भी की थी कि हम फिर इस हवाले से, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ों के ऊपर, अपनी ही बातों के ऊपर पिक एंड चूज़ किया, कुछ सच्चाइयाँ बताई, कुछ नहीं बताई, कुछ चीज़ें उन्होंने फिर बाद में माजरत की, कुछ रीमा के हवाले से भी उन्होंने बात की, उसके ऊपर फिर बाद में उनको माजरत करना पड़ी। एक दो नादरा के हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें की थी, बाद में उसके ऊपर वो कवर करना पड़ा। तो उस टाइम हमने एक बात की थी कि ये जो छक्के मारने होते हैं, ये किसी की पगड़ियाँ उछालनी, किसी की शलवारें उतारनी, ये जो होती है ये चलती नहीं है ज़्यादा देर तक। इसको आप लेके सस्टेन नहीं कर सकते, ज़्यादा देर चल नहीं सकते। तो नासिर अदीब साहब ने उसके बाद फिर किया नदीम साहब के हवाले से भी, और हीरोज़ के ऊपर भी आए। हीरोज़ की जो व्यूअरशिप थी कंपैरेटिवली उनकी कम आई एज़ कम्पेयर टू हीरोइंस, क्योंकि आपने हीरोइंस के हवाले से नेगेटिविटी की थी। अगर आप पॉजिटिव तरीके से बात करें तो आप ये सुनकर हैरान होंगे कि हीरो के हवाले से अगर आप बात करें और आपके चैनल का परसेप्शन इस किस्म का हो कि उसमें आप कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं करते, तो आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि आपके व्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव साइड पे हीरो के ऊपर ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू हीरोइन। हीरोइन के हवाले से लोग नेगेटिव चीज़ ही सुनना चाहते हैं, जो कि नासिर अदीब साहब ने की, वो सच हो या झूठ हो। लेकिन वो कोई आम यूट्यूबर हो, आम बंदा हो, वो कर सकता है। उनके कैलिबर का आदमी जिन्होंने इतनी फिल्में लिखी हैं, इतने सीनियर हैं, उस हवाले से कुछ उन्होंने बातें की, फिर उनके ऊपर खुद ही उन्होंने यूटर्न ले लिया और उसके ऊपर माजरत कर ली। तो मैंने उस टाइम यही कहा था कि इस तरह आप सस्टेन नहीं कर सकते। आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है फिल्में लिखने का। जब बंदा फिल्में लिखता है तो उस वक्त तमाम की तमाम चीज़ें जो है उसमें उसको देखता है। अब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, फिल्म शूट कैसे होती है, फिल्म के लिए हीरोइन हीरो की चॉइस कैसी हुई, उनकी फ़ी कितनी थी, उनके रोल कैसे थे, उन्होंने उस रोल के लिए तैयारी कैसे की थी, शूटिंग के दौरान कोई ऐसा अनयूजुअल वाक़या पेश आया। ये होता है एक फ़ायदा राइटर का, जिसने सबसे पहले सब कुछ देखा होता है और वो आगे शेयर करता है। लेकिन नासिर अदीब साहब ने, खैर चलें ठीक है, कुछ चीज़ें उसमें बहुत पॉजिटिव भी शेयर, पॉजिटिव इन द सेंस के जो आपके लिए मालूमाती थी, इन्फॉर्मेटिव थी। लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर जब उन्हें खुद माजरत करनी पड़ी, कुछ चीज़ों के ऊपर सवालात उठे, तो उस वक्त फिर ये चीज़ आई। और फिर अब आप देख सकते हैं कि नासिर अदीब साहब की गुज़िश्ता एक मंथ की अगर व्यूअरशिप देखें तो उसमें सिर्फ रेशम की एक वाहिद वीडियो है जिसने 1 लाख क्रॉस किया है। उससे पहले नीली वाली वीडियो जो है वो तकरीबन 2.5 लाख से ऊपर गई। उसके अलावा फिर बाबरा शरीफ की वीडियो भी अच्छी गई, साइमा साहबा के भी लाख से ऊपर गई सारी। लेकिन अब जो वो उनके पास स्टॉक हो गया ख़त्म, नेगेटिविटी होगी ख़त्म, अब वो गूगल के ऊपर आ गए हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि गूगल के ऊपर अगर आपने काम करना है तो गूगल के ऊपर वो यंग जनरेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से उसकी रिसर्च कर सकती है, और उसको पता होता है कि कौन सी वेबसाइट ऑथेंटिक है, आपको नहीं पता। एक मेरे जैसा बंदा भी, अगर मेरा तो चले मीडिया की फील्ड में एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत शायद पता चल गया हो, क्योंकि मैं 15-16 साल से ये काम कर रहा हूँ किसी और चैनल के लिए, मेन स्ट्रीम चैनल के लिए और रिसर्च वगैरह का। लेकिन ये एक ऑथेंटिक जो कौन सी चीज़ है, कौन सी ऑथेंटिक नहीं है, कौन सा अखबार ऑथेंटिक है, उससे पता चलता है। मैंने उस दिन कहा था कि आपने
आपने अगर विकीपीडिया से जाके बाबरा का नाम किरण मलिक तलाश करके लाना है तो इसमें आपके नासिर अदीब होने का क्या फ़ायदा। ये एक गली मोहल्ले का बंदा कोई हो जिसको फिल्में देखने का तो शौक हो लेकिन उसकी अटैचमेंट ना हो, तो वो तो कर सकता है कि उसे पता नहीं था, ना तो उसे विकीपीडिया का पता कि जिसमें चीज़ें खुद से ऐड की जा सकती हैं, और ना ही दूसरे साइड पे का पता कि जनाब साहब उसमें क्या क्या चीज़ें निकल सकती हैं, क्या क्या ऐड हो सकती हैं। लेकिन नासिर अदीब साहब ने, जिन्होंने खुद इतना लगाया, उनको ये तक पता नहीं था कि उनको भी गूगल का सहारा लेना पड़ा विकीपीडिया के, बाबरा शरीफ का असली नाम क्या है। तो इस वजह से मैंने उस टाइम कहा था, मैंने क्योंकि आपसे वादा किया था कि हम देखेंगे, और रह गया जनाब दो चीज़ें। साथ उन्होंने द लेजेंड ऑफ नासिर अदीब के नाम से भी एक चैनल खोला था, उसके 7,000 के करीब मेरे ख्याल सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उसके ऊपर भी वीडियो 2 हफ्ते से उन्होंने नहीं डाली। तो ये है यूट्यूब का असल। शुरू में आप बड़े एक्साइटेड थे, मेरी दुआ है कि आप अच्छा काम करें और ज़बरदस्त करें क्योंकि आपके पास नॉलेज है, लेकिन जिस तरीके से आपने नेगेटिविटी फैलाई, अब आप उसका हशर देख सकते हैं कि उसका हशर क्या हुआ। तो खैर ये एक साइड थी। अब आते हैं जनाब दूसरी साइड पे, सैफ अली खान के ऊपर आते हैं। गुज़िश्ता जुमेरात को सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ, कम अज़ कम उसे 6 जगह पे जो है, जिसमें से 3 स्पाइन के वाली साइड पे बैक पे आई और उधर नेक के ऊपर भी उसने चाकू से मारा जो हमलावर था, और वो इनके घर डकैती करने आया था। और उस डकैती के 11वें फ्लोर के ऊपर इनका वहाँ पे जो इनका अपार्टमेंट था उसमें रेजिडेंस जहाँ इनकी है, वहाँ पे वो घुसा और हमला करने के बाद वो वहाँ पे 2 घंटे रहा भी। तो उसको वो इस खौफ से कि कहीं ये रात के 3 बजे हुआ और 2 घंटे तक वहीं छुपा रहा था कि कहीं उसी बिल्डिंग में कि वो पकड़ा ना जाए। और सैफ अली खान के साथ उनकी मिसेस वगैरह भी थी, ज़ाहिर है वो करीना भी थी, और उन्होंने आगे से मज़ामत की। मज़ामत इस लिहाज से सक्सेसफुल रही कि उनके कुछ निकाल नहीं सका था। यही वाला बंदा जो था, ये बंदा कौन है इस पर भी बताते हैं। यही जो बंदा था, ये इसने मन्नत के ऊपर भी जाके, यानी कि शाहरुख खान के ऊपर भी वो एक अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे नाकाम हुआ था। और यहाँ पे भी वो उसकी डिमांड भी अच्छी खासी थी, और वो जो डकैती करने आया, लेकिन वो अपनी डकैती में तो कामयाब नहीं आया। अलबत्ता सैफ अली खान के को ज़ख्मी करके चला गया। उनके घर, उसके बच्चे, उसके जो थे करीना कपूर, वो सारे एक ट्रामा की जैसी सूरत हाल थी। और फिर उन्होंने मीडिया से, पापराजी वगैरह से रिक्वेस्ट भी की कि आप हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखें, हमें स्पेस दें, और इस वाले से आप स्पेकुलेशंस के ऊपर बात ना करें, सनसनियाँ ना फैलाएं, क्या सरैया ना करें कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो इस वाले से हमें थोड़ा सा वो करने दें, जो कि उनका हक भी है, मेरे ख्याल में इतना होना चाहिए। जो बंदा था उसको बाद में फिर बांद्रा स्टेशन के ऊपर देखा गया। उसने जब पहला 8 बजे के करीब उसको येलो शर्ट में देखा गया, एक बैग लटकाया हुआ है। उसके बाद उसको स्काई ब्लू शर्ट में देखा गया, फिर उसको हेडफोन खरीदते हुए भी देखा गया। खैर करते कराते इतवार वाले दिन उस लड़के को उसको पकड़ लिया उन्होंने, और इस तरीके से उसने जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब बताया कि उसका नाम जनाब विजय दास है और वो कोलकाता का रहने वाला है, लेकिन पुलिस वालों ने जब उसको चतरोल वगैरह की होगी है, जो जिस भी तरीके से उसका रिमांड के दौरान या वो उससे तफ्तीश की, तो पता चला कि जनाब साहब वो बांग्लादेशी शहरी है, और उसका नाम जो है सैफुल इस्लाम शहजाद फ़कीर के नाम से है वो, और उसकी 30 साल उम्र है। और फिर पुलिस ने शनाख्त के लिए उसके पक्का करने के लिए उसके सर्टिफिकेट वगैरह भी मंगवाए स्कूल छोड़ने के, जो कि उसके भाई ने भिजवाए, क्योंकि भाई से बात करवाई थी। तो ये वाला वाक़या जो टोटल पेश आया, इसके ऊपर जनाब हमारे यहाँ भी बड़े बड़े अपने आप को शोबिज़ के सहाफ़ी भी कहते हैं और बड़े बड़े एंकर भी हैं, उन्होंने यहाँ पे करीना कपूर ने हमला करवाया है। कोई कहता है जी अमृता सिंह पीछे है, कोई कहता है जी बड़े बेटा साथ था, कोई कहता है छोटा साथ था, किसी ने कहा जी ये नई करीना कोई आ गई थी उसकी लाइफ में। तो इस तरह की कोई चक्कर शक्कर, वो एक जो सनसनी फैलाने वाला काम होता है, वो उस तरह का हर किसी ने जितने मुंह थे उतनी बातें करने की कोशिश की। खैर ये असल वाक़या था। अब मैं आता हूँ जनाब, एक और बड़ी दिलचस्प खबर है। SRK यानी किंग खान, शाहरुख खान, आपको याद है 1993 में एक फिल्म आई थी किंग अंकल। किंग अंकल में जैकी श्रूफ के भाई का किरदार, जैकी श्रूफ ने इनके भाई का किरदार अदा किया था शाहरुख खान का। बड़ी दिलचस्प कहानी है शाहरुख खान साहब ने। फिल्म ली कैसे थी, क्योंकि शाहरुख खान की डर तो आ चुकी थी, और माया मेम साहब या वो राजू बन गए जेंटलमैन, मतलब दो फिल्में, राजू बन गए जेंटलमैन भी गलबन बात की है, लेकिन दो फिल्में या 3 फिल्में आई थी। तो राइजिंग स्टार थे, वो टीवी वाली साइड से आए थे। तो वो जनाब मिले इनको राकेश रोशन को, जो कि किंग अंकल के डायरेक्टर थे। इन्होंने आके राकेश रोशन, इनका एक दोस्त था विवेक ने उनकी, विवेक के बुराई की बात नहीं कर रहा मैं, विवेक ने उनकी मीटिंग अरेंज की जनाब, कि जनाब आप मिलें और ये फिल्म हासिल करने की कोशिश करें। क्योंकि
जो किंग अंकल में शाहरुख खान वाला जो किरदार था वो लेना चाह रहे थे राकेश रोशन साहब सलमान खान को। सलमान खान उस टाइम स्टार थे, ज़ाहिर उनकी फिल्में हिट हो चुकी थी शुरू में सारी, बागी बागी और भी जितनी फिल्में थी 1993 में की हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम तक तो वो एक स्टार बन चुके थे। आमिर खान भी स्टार थे, तो कंपेरेटिवली शाहरुख खान को असल जो फेम तो खैर डर से मिल गई थी, जो स्टारडम उनका शुरू DDLJ से ही होता है। लेकिन ये उस वक्त की बात है जनाब, वो सलमान खान की फ़ी वगैरह भी ज़्यादा थी और सारा कुछ, और वो उनका वो था। तो राकेश रोशन के साथ मीटिंग उनके दोस्त ने जो प्रोड्यूसर भी थे एक अरेंज करवाई। शाहरुख खान जाके बैठे, उन्होंने कहा मुझे कास्ट करें। उन्होंने कहा जी मुझे कन्विंस करें कि मैं आपको क्यों कास्ट करूं। तो उन्होंने बताया कि जनाब साहब मैं आपको टाइम भी दूंगा, और मैं बड़ा क्लेवर जवाब दिया। राकेश रोशन ने बताया कि वो बड़ा क्लेवर उनका जवाब था, उन्होंने कन्विंस हुए उससे, और वो ये था कि उनकी फ़ीस ज़्यादा है। जब एक आप सलमान खान को भारी फीस अदा करेंगे तो आपकी फ़िल्म का बजट भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए ये वाला किरदार मुझे दिया जाए। इसके ऊपर वो कन्विंस हो गया, और इस तरीके से किंग अंकल का किरदार जो कि सलमान खान को मिलने जा रहा था, तो वो शाहरुख खान को मिल गया, और शाहरुख खान की मनसूबाबंदी के साथ ही मिला। तो इस तरह उनका एक राकेश रोशन ने उनकी तारीफ़ की कि उन्हें कन्विंस किया गया था। तो अब आते हैं जनाब अगली खबर के ऊपर। एक ऐसा अदाकार जिसने 13 सालों में 9 फ्लॉप फिल्में दी। हम भी उसकी फिल्म नहीं देखते थे, लेकिन देखते थे कि वो फिल्म में आ रहा है, और उसकी फिल्म चली नहीं। एक फिल्म 9 करोड़ की थी, वो भी नहीं चली, और उसने अच्छा खासा ट्राई की, लेकिन वो नहीं हो सका। है वो सिंगर है, लेकिन हर सिंगर जो है वो दिलजीत दोसांझ नहीं होता, जो जहाँ कंसर्ट करे, म्यूज़िक दे, गाने बनाए या फिल्मों में काम करे तो हर जगह वो हिट हो जाता है। दिलजीत दोसांझ की चमकीला के साथ साथ और फिल्में भी आई हैं जिसने बड़ी धूम मचाई। लेकिन ये हम बात करें हमीश रमेशिया रेशमिया, क्या रेशमिया नाम है, हमीश रेशमिया उसकी। आपको याद होगा 2007 में एक फिल्म आई थी आपका सुरूर, उसका म्यूज़िक भी उन्होंने खुद कंपोज किया था, और उसके अंदर हीरो का किरदार अदा किया था, टाइटल रोल प्ले किया था, लेकिन वो फिल्म नहीं चल सकी। उसके बाद 13 सुरूर भी आई, रेडियो भी आई, और भी काफ़ी सारी फिल्में आई। तो उसमें कुल मिला के 9 फिल्में आई। 9 की 9 फिल्मों में उन्होंने वो अपने आप को साबित नहीं कर सके कि वो कुछ कर सकते हैं 9 की 9 फिल्मों में। तो ये था जनाब साहब एक कहानी इसकी हमेश की। अब हम आपको बताते हैं जनाब एक और दिलचस्प कहानी। हमने आपको याद होगा बताया था कि ट्विंकल खन्ना की जो फिल्म थी मेला फिल्म के बाद उन्होंने अदाकारी को छोड़ दिया था और अक्षय कुमार के साथ शादी कर ली थी। मेला फिल्म 2000 में आई थी, आमिर खान साथ आए थे। इसके बावजूद भी आमिर खान की मौजूदगी के साथ भी ट्विंकल खन्ना अपने करियर को आगे ना बढ़ा सकी। उस फिल्म के डिज़ास्टर डेड फ्लॉप होने के बाद उन्होंने पहले अक्षय कुमार को भी कहा दिया था ये फिल्म अगर फ्लॉप होगी तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगी। तो वो खैर उन्होंने शादी की, बाद में ऑथर वगैरह भी बन गई। कहानी ये है कि इस फिल्म के लिए सबसे पहले ऑफ़र किया गया था ऐश्वर्या राय को, और इसके डायरेक्टर ने ऐश्वर्या राय से कहा भी था कि आप इस फिल्म में काम करें। तो ऐश्वर्या राय ने उस वक्त जाना था मिस वर्ल्ड के किसी भी टाइम जाना था कंपटीशन के लिए। तो इस हवाले से डायरेक्टर जो थे वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे कि हम किसी ऐसी अदाकार को ले लें जो फुल टाइम हमें टाइम ना दे सके या चली जाएं और हमारी शूटिंग जो है वो मुतासर हो। तो इसलिए उन्होंने इस फिल्म में ट्विंकल खन्ना को ले लिया। इसी तरह इसी हदायतकार ने राजा हिंदुस्तानी में भी ऐश्वर्या राय को ड्रॉप करके लिया था। उसमें भी पहले प्लान यही था कि इनको लिया जाएगा, बाद में करिश्मा कपूर को लिया था। लेकिन इस फिल्म के मेला के अंदर भी उन्होंने जनाब ट्विंकल खन्ना को लिया, और उन्होंने ऐश्वर्या राय की तारीफ की, कैमियो करवाया उनसे। एक सीन था, वो 2 घंटे की शूट के लिए उन्होंने टाइम निकाला। बाद में वो फिल्म रिलीज़ हुई तो लोगों ने आके उनसे, डायरेक्टर से कहा भी क्या आपने किया कि ट्विंकल खन्ना को जनाब साहब आपने फुल हीरोइन ले लिया और इसको एज ए गेस्ट एक सीन करवाने के लिए आपने रख लिया। तो ये थी कुछ खबरें जो हम आपके लिए लेके आना चाह रहे थे और आपको बताना चाह रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।